नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं रविंद्र वाजपेयी आज बजट चर्चा पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो बजट आया इसके बारे में सत्तारूढ़ पार्टी के सभी सदस्य, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र शासन के अनेक मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रादेशिक मुख्यमंत्री हैं, उन सबका एक स्वर से कहना है कि बजट जो है ये भविष्य के लिए बनाया गया है और ये देश के दूरगामी विकास के लिए एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ग्रामीण और कृषि विकास के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है और इस आधार पर सरकार का ये दावा काफ़ी हद तक सही लगता है कि वो विकास के लिए जितना पैसा खर्च कर रही है उसका लाभ अंततोगत्वा कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ विकास को एक ठोस आधार प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्माण कार्य होते हैं, 80 लाख नए मकान बनाने की बात भी बजट में कही गई है। इससे निश्चित रूप से रोज़गार का सृजन होता है, जो आज बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कोरोना काल के बाद बेरोजगारी की। तो सरकार ने निश्चित रूप से इसके ऊपर जो ध्यान दिया है वो उन दावों की पुष्टि करता है जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहे। लेकिन इस बजट की जो सबसे बड़ी जो कमी महसूस की जा रही है या बताई जा रही है आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा भी और जनता के विभिन्न वर्गों के द्वारा, इसमें देश के आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, सरकार ने कुछ तकनीकी पक्ष के साथ साथ आयकर के नियमों में, रिटर्न्स की जो प्रणाली है उसमें, और कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह के ऐसे कुछ प्रावधान किए हैं जिनसे लगता है कि नहीं, ठीक है, आम जनता को या मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। किंतु मोटे मोटे तौर पर देखें तो आयकर और व्यक्तिगत करों की दरों में ना कोई परिवर्तन किया गया, ना कोई छूट की सीमा बढ़ाई गई। जबकि ये सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि पिछले 2 वर्ष में महंगाई जो है रिकॉर्ड तोड़ हो गई है, लोगों की आय घटी है, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं। तो उस दृष्टि से ये देखते हुए लोग समझ रहे थे कि यदि बाज़ार में पैसा लाना है, उपभोक्ता बाज़ार को हमें और ऊंचाई देना है, बाज़ार में मांग बढ़ानी है, किसी न किसी तरह से आम जनता की जेब में कुछ ना कुछ बचत हमें देनी चाहिए थी। किंतु मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को पूरी तरह उपेक्षित किया। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। इस बजट के आने के पूर्व समाचार माध्यमों में और वित्तीय विशेषज्ञों के द्वारा हम रोज़ एक टिप्पणियाँ इस तरह की पढ़ते थे कि बजट में चुनावी 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है आम जनता के लिए कुछ ना कुछ ऐसे राहत के पैकेजेस देगी जिससे कि वो मतदाताओं को आकर्षित कर सके। देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि राजनीति में रहते हुए जब देश में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसी महीने से, फरवरी से ही हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ये लगता कि उसने आम जनता को, मतदाता को आकर्षित करने के लिए कुछ किया है। इस पर एक वित्त विशेषज्ञ की बड़ी रोचक टिप्पणी भी आई कि आप ये देखिए कि हमारे देश में क्या चुनाव बजट को देख करके होते हैं। तो उसका ये कहना है कि चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर के मतदान का जो ट्रेंड है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जाति के आधार पर होगा, ये धर्म के आधार पर होगा, ये क्षेत्र के आधार पर होगा। तो ये जब मतदान का, चुनाव का पैटर्न ये हो गया है, तो फिर वित्त मंत्री या कोई भी सरकार जो है बजट में मतदाताओं को आकर्षित करेंगे ऐसा कुछ क्यों करे? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि केंद्र सरकार ने एक संकेत दिया है कि अब हमें बजट को, अपने आर्थिक नियोजन को राजनीति और इस वोट बैंक की राजनीति से मुक्त करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से हम उसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है और देश का एक समझदार तबका इस बात को लेकर के मुखर है कि क्या हमको चुनाव जीतने मात्र के लिए ये मुफ्तखोरी है, मुफ्त उपहार हैं, ये सरकारी खजाने में कहीं ना कहीं अंततोगत्वा जाके बोझ बनते हैं। तो यदि हम विकास की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, यदि हम वाकई चाहते हैं कि देश में जो हमारी विकास संबंधी योजनाएं हैं, हमारा जो आर्थिक नियोजन है, यदि हम एक दूरगामी लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तभी हम उसको कहीं ना कहीं किसी अंजाम तक ले जा सकेंगे। उस दृष्टि से अगर बजट को देखा जाए तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ा क्रांतिकारी सोच तो है। यदि हम राजनीति से अपने आर्थिक नियोजन को अलग रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि बजाय हम तात्कालिक लाभ देने के, यदि देश को हम एक दूरगामी फ़ायदा दें जिससे कि जनता के जीवन का स्तर सुधरे, जन सुविधाएँ बढ़े और हमको देश को एक विकास के ऐसे मोड़ पर ले जाने में सफलता मिले जहाँ से हम सोच सकते हैं कि हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में बराबरी पर आ रहे हैं। उस दृष्टि से बजट निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य वित्त मंत्री ने किया है। लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र जो है वो जनता के हित को सर्वोपरि मानता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में सब कुछ होने के बावजूद भी जनता का हित सर्वोपरि। अन्यथा सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया, केंद्र सरकार ने लोगों को उज्ज्वला योजना में राहत दी, उनको गैस के सिलेंडर दिए, घर घर नल
का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र जनता के कल्याण के लिए ही बना है, और देश का जो मध्यम वर्ग है, जिसको कहते हैं द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, यदि हम उसके हित संवर्धन के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि ईमानदार टैक्स दाता है, तो फिर सवाल होता है कि फिर एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना में कहीं ना कहीं जाकर के हमको ऐसा लगता है कि हम जो है उसके साथ कोताही कर रहे हैं। तो दृष्टि से मुझे सोचना है, मैं मतलब कहना चाहूँगा ये बात, और जनता सोच भी रही है और गलत नहीं सोच रही है। वित्तीय विशेषज्ञों का भी इस बात पर जोर है कि सरकार ने भले ही चुनावी बजट ना दिया हो, किंतु कहीं ना कहीं उसे जनता की जो मौजूदा तकलीफें हैं, जो पिछले 2 साल में उत्पन्न हुई हैं, उनके समाधान के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन अभी इसी महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का वो आया है 1,39,000 करोड़, वो बड़े उत्साहवर्धक है। पिछले 7 महीने से जीएसटी का जो संग्रह है वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। इससे साबित होता है कि इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ आकार ले रही है। लेकिन इसके साथ ही किसी विशेषज्ञ का ये कहना भी बड़ा मार्के का है, मायने रखता है, कि चूंकि आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, इससे निश्चित रूप से आपका टैक्स बढ़ रहा है। यदि आप महंगाई नहीं बढ़ाएंगे तो फिर टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देश का जो उपभोक्ता वर्ग है, देश का जो मध्यम वर्ग है, देश का जो खरीदार है, वही तो आपको तरह तरह से टैक्स दे रहा है। तो आप उसके ऊपर और बोझ मत बढ़ाइए। यदि सरकार कुछ ना करती, सिर्फ पेट्रोल डीजल के ऊपर 5% एक्साइज घटा देती, या उसके 10 रुपये कीमत कम हो जाती, तो भी हमारे पास कहने के लिए ये रहता है कि बजट में जनता के लिए क्या है। कल जब हम समाचार माध्यमों में जो समीक्षा देखेंगे, जो हमारे पास टिप्पणियाँ आएंगी, और जिसमें कि होता है कि जनता के लिए क्या मिला, ठीक है आपने कुछ चीज़ें सस्ती कर दी, कुछ चीज़ें महंगी कर दी, और बजट तो एक तरह की बैलेंस शीट होती है। तो जब एक दूरगामी बजट की प्रक्रिया को लेकर के सरकार चल रही है, उसका ये विश्वास है कि नहीं, हम तात्कालिक उपायों पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देंगे, और हम बजट को एक ऐसी दिशा देंगे जिसमें आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल, आने वाले 25 साल का प्लानिंग हो। तो फिर बेटर ये है कि हम बजट को हर साल क्यों पेश करते हैं। जब एक सरकार एक निश्चित घोषणा पत्र के साथ आती है, तो फिर उसका ये भी दायित्व बनता है कि वो पहले ही साल एक बजट 5 साल का अपने एक आर्थिक नियोजन का खाका पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रखे, और हर साल हमको कुछ ना करे, सिर्फ उसका एक अकाउंटिंग दे के हमने पिछले 1 साल में ये किया, हम अगले साल में ये करेंगे, ये इतना हमारे पास राजस्व आया, इतना हमने खर्च किया। उससे कम से कम हमारी जो कर का ढांचा है उसमें एक निश्चितता बनी रहेगी। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी एक विसंगति ये है कि हमारा जो कर संबंधी ढांचा है, बजट आने के कुछ क्षण पहले तक किसी को नहीं मालूम होता कि किस चीज़ की महंगाई बढ़ेगी, किस चीज़ की में सस्ती हो जाएगी, कहाँ पर हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, हम रोड बनाएंगे कि हम स्कूल बनाएंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो व्यक्तिगत आर्थिक नियोजन है, जो व्यावसायिक आर्थिक नियोजन, जो औद्योगिक आर्थिक नियोजन है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक विपरीत असर पड़ता है। तो मेरा सोचना है कि आज बजट के ऊपर जो त्वरित प्रतिक्रिया लोग मांग रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम बजट के बारे में जो कुछ भी सोचें, लेकिन ये जो है एक बहुत ठोस आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया है, और इसके बारे में सरकार को केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, बल्कि उसको जनता को विश्वास में भी देना चाहिए। और जनता को विश्वास में देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो करदाता है उस तक ये संदेश पहुँचे। आज आप कितना भी कहें कि हमने गाँव के विकास के लिए किया है, लेकिन आज जब किसान असंतुष्ट है, तो किसान को आप नहीं समझा पा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना पैसा ग्रामीण विकास के लिए दिया है। एक टिप्पणीकार ने कहा कि हमने देश के हर गांव के लिए 1 करोड़ के हिसाब से प्रोविजन बजट में किया गया है। यदि 1 करोड़ रुपए ईमानदारी से खर्च होता है और ज़मीनी स्तर पर ये काम दिखता है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास होगा, वहाँ रोजगार का सृजन होगा, और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसान के फायदे में जाएगा। लेकिन आज की माहौल में जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलित है, और प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के पहले वायदा किया था कि हम 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां 2 वर्ष से आ रही हैं, जिससे कि पूरा आर्थिक नियोजन प्रभावित हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस बजट में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए था कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जिन्होंने सरकार को 2022 में तक किसानों की आय दोगुनी करने से रोका। एक किसान आंदोलन देश में 12-13 महीने चला, उसका कहीं ना कहीं एक एड्रेस होना चाहिए। तो एक संवादहीनता की जो स्थिति है, वो बजट के माध्यम से भी सरकार संवाद करती है जनता से। बजट एक तकनीकी दस्तावेज तो निश्चित रूप से है, जिसको कुछ विशेषज्ञ समझ पाते हैं, और आम जनता के लिए तो वो एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ जैसा होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आयकर और कुछ जो उपभोक्ता की रोज़मर्रा की उपयोग की चीज़ें उनके सस्ते महंगे होने से सरोकार होता है। उस हिसाब से देखा जाए बजट ठीक है। वित्त मंत्री का ये कहना अपने स्तर पर सही हो सकता है कि यदि हमने आयकर घटाया नहीं है तो हमने पिछले 2 वर्ष से बढ़ाया भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये एहसान जताने की वित्त मंत्री को आवश्यकता नहीं थी। देश का मध्यम वर्ग, देश की आम जनता
बहुत परेशान है 2 साल से, उसे कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए था। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमें केवल अच्छे भाषण की उम्मीद नहीं थी, भाषण के अलावा कुछ राहत की भी उम्मीद थी। सरकार ने अगर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट लोगों को दिया है, उसका असर क्या होगा, उसका असर कब आएगा, लोग कब लाभान्वित होंगे, ये आज तो कहना मुश्किल है। किंतु आज की स्थिति में बजट के बारे में ये कहा जा सकता है, इसमें आम जनता को तात्कालिक रूप से लुभाने वाला, खुश करने वाला ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।